Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, everyone. I welcome you all in my channel, RK's Academic Zone. Now the standard 12th, students of standard 12th. आप लोगों के लिए आज मैं इंग्लिश लेकर आया हूं और इंग्लिश में पोएम्स के सेक्शन से थर्ड पोएम जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अर्लियर दो पोएम्स जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। आज तीसरा पोएम जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट रिटन बाय विस्टन हॉग ऑर्डन, है ना। ये कविता आज हम लोग देखेंगे। एक सारांश के रूप में अगर मैं आपको बता दूं कि ये कविता जो कवि जहां लिख रहे हैं बहुत रियलिस्टिक अप्रोच से ये कविता लिखी गई है और यहां पर कुछ कवि के मन में जो है नकारात्मक सोच, आसपास की परिस्थितियों को देखकर कवि एक मन में उनकी जो ख्यालात हैं वो थोड़ा नकारात्मक रूप से उनके मन में आया हुआ है और उसी के बारे में कवि एक जिक्र कर रहे हैं। ऐसे सोचो तो सबसे पहले हम लोग उस कविता को पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, लाइन बाय लाइन, स्टैंजा वाइज। और ये एक लिरिक है कविता जो है, क्योंकि वहां एक रिदमिक अप्रोच आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए पहले हम क्लास में बैठते हैं और कविता को बारीकी से पढ़ते हैं। चलिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 12th। जैसा कि मैंने बोला कि क्लासरूम में बैठकर हम लोग देखते हैं। पहले ये जो आज हम लोग जो कविता पढ़ने वाले हैं, इसके पहले दो जो कविताएं थीं वो हमने पढ़ा, समझा, उसको देखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे संबंधित आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर बनाया होगा, जो भी चीज़ होगा। और जैसा कि मैंने बोला भी कि अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं उसी हिसाब से आप लोगों को फिर मार्क दिखाऊंगा, बताऊंगा। ऐसे भी हमारा जो नोट्स होगा, क्वेश्चन आंसर्स, वो आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा आप लोगों को। ये जो प्रेजेंट पोएम जो है ना, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, रिटन बाय विस्टन हॉग ऑर्डन। विस्टन हॉग ऑर्डन जो है तो उनके लिए एक्चुअली कविता जो है, देखिए हर कवि का अपना एक व्यक्तिगत सोच होता है। ज़्यादातर ये जो कवि हैं इनका कविताएं जो हैं ज़्यादातर रियलिस्टिक अप्रोच पर है, ठीक है। यानी कविता को थोड़ा सीरियसली लेते हैं, सेल्फ अवेयरनेस के लिए यूज़ करते हैं कि कुछ लोगों के लिए जो है लोगों का रास्ता जो है आसान हो, समझे। और दैनिक जीवन की बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनको ये रहता है कि उन चीज़ों को ये अच्छे से सहज सरल रूप से उस चीज़ को वो एक्सप्लेन करें। तो वर्तमान ये जो कविता हम लोग देख रहे हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि प्रेजेंट पोएम जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज़ अ लिरिक। ये लिरिक है, याद रहेगा। ये कविता को, इसको हम लोग लिरिक बोलते हैं, लिरिकल। इसमें एक जो हर जगह देखिएगा जब हम लोग स्टैंजा पढ़ेंगे तो वहाँ एक रिदम होगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। फास्ट और लास्ट देख रहे हैं। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द पैरम्स गो रोलिंग ऑन। तो ये जो है ना एक इसके अंदर एक छंद है जिसको हम लोग लिरिक बोलते हैं। तो ये एक लिरिक है मतलब कवि का। और यहाँ इन दिस पोएम द पोइट डिस्क्राइब्स द फ्रस्ट्रेशन फाउंड ऑन ह्यूमन लाइफ। जो मानवीय जीवन में कभी कभी जब फ्रस्ट्रेशन आता है ना, देखते हैं ना, कभी हर इंसान के समय हर उतार चढ़ाव आता रहता है। तो कभी जब फ्रस्ट्रेशन आता है अंदर से तब हम कैसा सोचते हैं, यानी उस समय हमारा हर आसपास का इर्द गिर्द का वातावरण थोड़ा नेगेटिविटी लेकर आता है, नकारात्मकता लेकर आता है ना। तो वो एक ख्याल जो होता है, वो जो सोच जो होता है वो नेगेटिविटी की तरफ, फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाता है। तो आज इस कविता के दौरान, पढ़ने के दौरान हम लोग यही देखेंगे यहाँ कवि का क्या कहना है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो पत्ते हैं ना बहुत जल्दी गिर रहे हैं, यानी ये पत्ते जो हैं जल्दी गिर रहे हैं। तो वो एक ऋतु की बात कर रहे हैं, ऋतु मतलब सीजन्स की बात कर रहे हैं, सीजन। तो इस ऋतु में जो है कवि कह रहे हैं कि पत्ते बहुत जल्द गिर रहे हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द पैरम्स गो रोलिंग ऑन। पैरम्स मतलब पैरम होता है ना, पैरम मतलब जहाँ बच्चे को, छोटा सा गाड़ी बच्चे को लेकर घुमाया जाता है ऐसे हाथ से पीछे से धकेलते धकेलते।
तो देखिए यहाँ तो फ्रस्ट्रेशन है इस लाइन में, स्टैंजा को फॉलो करिए। देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते बहुत जल्द झड़ रहे हैं। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, ये नर्सेस के जो फ्लावर्स हैं, नर्स जो देखभाल करते हैं ना, तो उनके जो फूल, जो हाथ से फूल जो है वो अब टिकेंगे नहीं, विल नॉट लास्ट। यानी देखिए कंपेयर क्या हो रहा है कि फूल अब टिकेंगे नहीं, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, यानी अब वो कहाँ जा चुका है, वो उसके फूल जो था, फूल अब हाथ में बचेंगे नहीं, है नहीं, वो सारा फूल कहाँ चला गया है, कब्र के ओर, यानी कब्र में चढ़ चुका है वो फूल। अब हाथ में सूंघने के लिए, उसका स्मेल लेने के लिए नहीं बचा है, किसी को गुलदस्ता प्रेजेंट करने के लिए नहीं बचा है, वो कहाँ चला गया है, कब्र में चला गया है। देखिए नेगेटिविटी को देखिए, एंड द पैराम्स गो रोलिंग ऑन, और ये जो बच्चे का गाड़ी है ना, उसके हाथ से छूट गया, वो लुढ़कता जा रहा है, लुढ़कता जा रहा है, लुढ़कता जा रहा है। यानी नेगेटिविटी को देखिए, इस पर गौर कीजिए। whispering neighbors left and right pluck us from the real delight, and the active hands must freeze lonely on the separate knees। यानी विस्परिंग नेवर्स, नेवर्स मतलब जिसको पड़ोसी बोलते हैं ना, तो पड़ोसी मतलब यहाँ आसपास, कवि का जो मतलब है कि आसपास जो पड़ोसी हमारे हैं वो विस्परिंग कर रहे हैं, यानी फुसफुसा रहे हैं, बुदबुदा के कुछ कह रहे हैं, फुसफुसा के कुछ कह रहे हैं, बाएं दाएं चारों तरफ ऐसे हैं। तो यहाँ पर मतलब उनका ये जो कहना है कि हमारे पड़ोसी जो है, तो पड़ोसी का मतलब कि हमारे मृत्युदूत, ऐसा लग रहा है कुछ भयावह कुछ चीज़ जो है ये हम कहीं मतलब ये घट रहा है, फूल पत्ते जो हैं हाथ से निकल, यानी फूल किस चीज़ का प्रतीक होता है, खुशी का, आनंद का। तो खुशी, ये हम लोग खुशी के तरफ क्या देख रहे हैं, वो फूल कहाँ चला गया है, कवि के हिसाब से फूल ग्रेव मतलब कब्र में चला गया है, अब यहाँ बचा नहीं हाथ में। यानी और विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, बाएं दाएं जो फुसफुसा रहा है ना लोग, वो क्या है, वो मृत्युदूत के तरह खड़ा है हमारे पास। और प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, हमारे परम सुख से जुदा कर ले जाते हैं हमको। जैसे प्लक मतलब फूल को तोड़ना, हमने अभी कहा ना कि फूल क्या होता है, खुशी की एक मतलब जिसको बोले सिंबल होता है। तो फ्लावर्स जो है प्लक, उसके तोड़ लिया गया है, और हमारे सचमुच की खुशी जो है हमारे हाथ से छीन लिया गया है, कोई छीन लिया लगता है, यानी हम मायूस हैं। तो मृत्युदूत हमारे बाएं दाएं फुसफुसा रहा है, बुदबुदा रहा है, हमारा परम सुख से हमें जुदा कर ले जाने के लिए, अलग कर ले जाने के लिए। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, हमारा जो सक्रिय हाथ है ना, जिससे हम काम करते हैं, वो निष्प्राण हो चुका है, फ्रीज हो गया, जम गया है इस ठंड में, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और हमारा जो नीज है, नीज मतलब घुटने, वो घुटने भी है जो ना, जैसे कहते हैं ना लोनली ऑन द सेपरेट नीज, ये जो घुटने हैं ये क्या है कि पृथक पृथक जो अलग अलग घुटने हमारे, वो भी ऐसा है कि एकाकी एक दूसरे से लग रहा है, लड़खड़ा रहे हैं, हम असमर्थ हो रहे हैं कुछ करने में, कुछ चलने में आगे। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, यानी कवि का ये मानना है कि कितने सौ जो डेड बॉडीज़ हैं हमारे पीछे पड़े हुए हैं, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, ट्रैक मतलब रास्ता यहाँ मीन कर रहे हैं कवि, और वुडन इन आवर ट्रैक, वुडन मतलब लकड़ी का, जिसको ताबूत कहते हैं ना, कॉफिन, उसमें लगता है कि डेड बॉडीज़ वहाँ पड़े हुए हैं। आर्म्स रेज्ड स्टीफी टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, रिप्रूव, यहाँ आर्म्स रेज्ड स्टीफी टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, यानी जो ये क्या है, सैकड़ों ऐसे मृत शरीर है जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, वो सब पेटियाँ यानी ताबूत में, कॉफिन में रखे हुए हैं, मार्ग में, रास्ते में हमारा बिछा हुआ है वो मुर्दे। एंड उसके कैसा, उनके हाथ, उनके भुजाएं जो है लग रहा है भत्सना से दुष्कर रूप ले उठा है, मतलब ऐसा उन मतलब हाथ ऐसा उठ रहा है, लगता है कि वो एक जिसको बोले ना सिकुड़ गया है भत्सना से, यानी भयावह एक माहौल बन चुका है। एंड प्रेम की मिथ्या मुद्रा में, यानी फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, जहाँ फॉल्स एटीट्यूड मतलब गलत एटीट्यूड प्रक्रिया, जिसको बोले हम, मुद्रा बोले, जो भी बोले एटीट्यूड, तो यहाँ प्रेम जो है ना ये खो रहा है, लग रहा है, और एक बहुत ही भयावह जो है माहौल बनता जा रहा है। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, स्टार्विंग थ्रू,
यानी स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, स्टार्व बोलते हैं ना भूखा जिसको बोलते थे, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ये वन में मतलब पर्णविहीन पत्ते नहीं है, भूख से वन में ऐसे हैं, यानी घूम रहे, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, जहाँ पत्ते बिना जंगल है, वुड मतलब जंगल, यहाँ वुड का मतलब जंगल से है, जहाँ पत्ते झड़ जा रहे हैं ना पेड़, तो फिर क्या है, उस पेड़ की खूबसूरती कहाँ दिखाई दे रही है। यानी ऐसे जंगल में हम लोग भटक रहे हैं जहाँ भूख लग रहा है चारों तरफ फैली हुई है। ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, और क्या है कि एक भोजन के तलाश में एक भयावह आकृतियाँ जो ऐसे ही लग रहा है चारों तरफ भोजन के लिए हम भटक रहे हैं आकृति बनकर। एंड द नाइटिंगल्स इज डम्ब एंड द एंजल विल नॉट कम, यानी नाइटिंगल जो है, बुलबुल जो है, वो लगता है गूंगा हो गया है, वो नहीं बोल रही है, चुप हो गया है, मुख बधिर जिसको बोले। एंड द एंजल विल नॉट कम, और देवदूत लगता है कभी आएंगे ही नहीं। यानी चारों तरफ एक नेगेटिविटी, नकारात्मकता फैली हुई है, तो वो माहौल ही कुछ भयावह सा बन चुका है। यहाँ निराशा, यानी कवि निराशा की तरफ इंगित कर रहे हैं कि एक निराशा लग रहा है जीवन में। Cold, impossible ahead, lifts the mountain's lovely head, whose white waterfall could blaze travelers in their last distress. ऐसा लगता है कि ठंडी जो है असंभव, अब इम्पॉसिबल अहेड आगे, असंभव ठंडा, लिफ्ट द माउंटेन्स लवली हेड, पर्वतों की जो चोटियाँ जो है, माउंटेन्स लवली हेड, खूबसूरत जो चोटी है, उसमें लग रहा है हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, केवल ऐसा लग रहा है जो बर्फ़ ढका हुआ है वो सिर्फ श्वेत झरने की तरह खाली बह रहा है। बह रहा है मतलब वो लगता है कि वहाँ से हमें क्या कर रहा है, आशीष, आशीर्वाद दे रहा है। वही एक मात्र ऐसा लग रहा है कि इस निराशा में एक आशा की झलक दिखाई दे रही है। ए ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, तो पथिक, हम सभी क्या हैं, इस जीवन का पथिक है। हमारे लिए ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ ये क्या है, एक मायूसी का माहौल बन चुका है, जहाँ पर हम भटक रहे हैं भूख प्यासे, और जंगल जो है पत्ते विहीन हो गया है, पेड़ जो है वहाँ पत्ते विहीन खड़े हैं, लग रहा है कि पेड़ जो है गंजे के तरह, वहाँ कुछ नहीं है, और चारों तरफ रूखा सूखापन दिखाई दे रहा है, नेगेटिविटी का माहौल फैल चुका है। तो एक निराशा हाथ लग रहा है कवि को। कवि कह रहे हैं कि इसमें हमको सिर्फ दूर खड़ा जो पर्वत है उसके चोटी, जहाँ पर श्वेत झरने की तरह वो वाटरफॉल, यानी वहाँ बर्फ़ की चोटी जो है, ढकी हुई चोटी जो है, वो जो बहते हुए जो झरने हैं, वाटरफॉल जो है, वो लग रहा है कि आशीष जो है वहाँ पर बहा के ले आ रहा है, हमारे लिए आशीष बह रहा है, यानी आशीर्वाद वो जो है। ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, और पथिक जो हैं जीवन पथ में जो चल रहे हैं उसके अंतिम क्षण में, डिस्ट्रेस मतलब दुख पीड़ा में, उसको वही एकमात्र भरोसा उसको दिख रहा है सामने। ठीक है, तो ये एक जो है कविता जिसको हम बोले कि कवि लिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हर इंसान का एक वक्त आता है, कभी कभी वो निराशा के एक भंवर में डूबता है, तो कवि कुछ उस वैसे हालात में है, और उसी मतलब माहौल का जो है वर्णना जो है कवि यहाँ पर कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से, कि वहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ कहीं ना कहीं एक सन्नाटा, एक मायूसी छाया हुआ है, भूखा हाथ, कहीं ना कहीं मृत शरीर चारों तरफ दिख रहा है, और उसके हाथ जो है जीर्ण शीर्ण हाथ ऐसे उठ खड़ा हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा है सामने, कोई आशा नहीं दिख रहा है। जंगल जो है वहाँ पेड़ पत्ते जो है सूखे खड़े हैं, ऐसे पत्ते झड़ते चले जा रहे हैं, सारे फूल नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि फूल कहाँ चले गए हैं, कब्रिस्तान में चले गए हैं, कब्र पे ढक गए हैं फूल, और हम निराशा के इस जगत में आगे बढ़ रहे हैं। दूर खड़ा जो पर्वत है, और पर्वत के चोटी में जो बर्फ़ की जो वहाँ वाटरफॉल, जो झरने जो बह रहे हैं, उसमें दूर कहीं वो आशा की किरण दिखाई दे रही है। जो पथिक अंतिम क्षण में खड़ा है, जो अंतिम पीड़ा को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसको वही एकमात्र उसको अपना जो आशा का किरण दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आज की कविता। तो इसको हमेशा याद रखिएगा। ये कविता को मैंने क्या बोला, ये लिरिक है, क्यों लिरिक मैंने बता दिया आपको, और रिटन बाय जो है इसको हमेशा याद रखिएगा, विस्टन हॉग ऑर्डन। तो ये नाम याद रखिएगा, कविता का नाम और कविता का जो स्टैंजा, मैंने हर एक स्टैंजा पे आप लोगों को बता दिया। इसको देखिए, कविता मैंने शुरू से कहा एक चीज़ कि कभी कविता को शब्दार्थ के आधार पर नहीं पढ़िएगा, नहीं जांच किया जा सकता है, कवि की भावना यहाँ सर्वोपरि है। तो यहाँ पर क्या है कि कवि कविता के शब्दार्थ को आप एक तरफ रखें
रखें, समझ लीजिए और उसके भावार्थ को समझने की कोशिश करें। तो मैंने आपको उसके भावार्थ को समझाने की पूर्ण कोशिश किया और मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके हो। इसको देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, बारंबार पढ़ें, फिर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस निकालें, लिखने की कोशिश करें। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं उसको बनाएं और फिर कोई दिक्कत हो तो मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, चलिए फिर आके बात करते हैं। तो हमने देखा इस कविता का सारांश, हमने पढ़ा उसको कि यहाँ पर वही चीज जो है कवि कह रहे हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते जो है गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं और फूलों का नामो निशानी, यानी नर्सस के पास अब फूल नहीं बचे हैं। क्यों? क्योंकि ये फूल जो है वो वहां से चला गया है, कहां पर? उनके हाथों से वो चला गया है, कहां पर? कब्र पर। यानी इतने सारे डेड बॉडीज दिख रहे हैं, मृत प्राय लोग देख रहे हैं और मृत शरीर देख रहे हैं जो पीछे कॉफिन में पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं। उनके वो जीर्ण शीर्ण हाथ दिख रहा है। जो इस तरह से माहौल जो है बहुत ही मतलब मिस्टीरियस, दयनीय लग रहा है। नेगेटिव एक फीलिंग्स आ रहा है कवि के मन में कि सब कुछ यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ पॉजिटिव होप नहीं दिखाई दे रहा है। और वहां पर क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ अगर दिखा जाए तो दूर एक पर्वतमाला, जहां पर उसकी चोटी जो है बर्फ से उजले, जो बर्फ वो ढका हुआ है और वहां से जो वाटरफॉल यानी झरना जो गिर रहा है वो एक ऐसे आशा की किरण की तरह हमें दिखाई दे रही है। यानी उस पूरे अंधकार जो लाइफ है, जहां वो जंगल जो है, अब जंगल कैसा दिखेगा? जहां पेड़ खड़ा है मगर पत्ते झड़ गए हैं तो वो लगेगा कि गंजा पेड़ एक खड़ा है, चारों तरफ सुनसान विराम सा जंगल है और वहां पर जीवन जो है बहुत ही मतलब एक संघर्षशील जीवन है। तो कवि का पूरी ये जो कल्पना है इस कविता के माध्यम से, तो अपने वही फीलिंग्स को यहाँ एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये कविता मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया वहां पर, और आप लोगों की कोशिश ये होना चाहिए कि इसको बारंबार आप पढ़े, अच्छे से पढ़े और कविता का नाम जो शीर्षक है उसे याद रखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से निकालेंगे, उसे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो एज यूजुअल फिर मैं वही कहूंगा कि उसको कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, ताकि मैं जल्द से जल्द उसे सॉल्व कर सकूं और आप लोग जितना जल्द हो जाए मेरे साथ यहाँ जुड़ जाए, ताकि मैं लाइव आ सकूं आप लोगों के साथ और डायरेक्टली जो है अगर मैं कोई भी चीज आपका समस्या वहां सुन सकूंगा, बात कर सकूंगा आपसे। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।